एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर हम ये सोच तो लेते हैं कि हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि आखिर हम शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। क्योंकि एक ऑरा, एक मिथ, एक फॉग, एक धुआं सा है यूपीएससी की प्रिपरेशन के आसपास, जिससे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि एवरीथिंग अंडर द सन हैज़ टू बी रेड, यानी सूर्य के नीचे जितनी चीज़ें हैं वो सब हमें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मिथ दैट हैज़ बिन क्रिएटेड। ये एक ऐसा मिथ है जो क्रिएट कर दिया गया है ताकि इस एग्ज़ाम की जो ग्रेविटी, जो इस एग्ज़ाम की जिसे कहते हैं ना भरकम बना है, वो बना रहे। ये वाली बात तो सही है कि पढ़ना तो बहुत कुछ होता है, एग्ज़ाम बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आसानी से इसे पढ़ते हैं और इसे क्लियर भी करते हैं। नाउ द रियल क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट यूपीएससी, वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। यूपीएससी को हम एक अनअचीवेबल गोल, एक यूटोपिया की तरह अपना एक गोल बना लेते हैं, जहाँ पर हम ऐसा कहने तो लगते हैं, स्कूल से ही कहने लगते हैं कई बार कि मुझे ऑफिसर बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ कलेक्टर, आई वॉन्ट टू बी ना, ऐसी वाली बातें करने लगते हैं। लेकिन आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपने कभी भी सीरियसली उसे पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, एंड दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। सो व्हेनेवर यू डिसाइड, गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड स्टार्ट रीडिंग। क्या पढ़ें? लेकिन सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। अब न्यूज़पेपर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं मार्केट के अंदर। आपको इनमें से जोन सा भी न्यूज़पेपर शुरुआत के लिए समझ में आता है, अच्छा लगता है पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट विद इट। पहले 1 महीना 2 महीना न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है आसानी से। जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि हमें पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता, पीछे की हिस्ट्री चीज़ों की नहीं पता होती। जैसे सपोजिडली एक आर्टिकल आया किसी स्कीम पर, अब आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि स्कीम एनालाइज तो हो गई, लेकिन ये स्कीम आई क्यों थी, या इसके पहले क्या था, या किसी विदेशी इवेंट के लिए बात हो रही है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर न्यूज़ आई है, लेकिन अब आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता बहुत ज़्यादा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके आर्टिकल में हों, वो आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए जब हम न्यूज़पेपर शुरुआत में पढ़ना चालू करते हैं तो किसी को भी पूरा समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 जब हम कंसिस्टेंटली उसे पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे न्यूज़पेपर सेंस बनाने लगता है। वी स्टार्ट फीलिंग दैट हाँ, अरे ये तो परसों भी आया था, ये तो 15 दिन पहले भी आया था। तो आपको धीरे धीरे चीज़ों की ग्रास्प आने लगती है, आप चीज़ों को समझने लगते हो। दिस इज़ फर्स्ट। तो पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करेंगे थोड़ा थोड़ा। दूसरा, एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ इसलिए क्योंकि वो आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ते ही आ रहे होंगे, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, और क्योंकि एनसीईआरटीज़ लिखी ही इस तरीके से जाती हैं कि स्कूल में जब हम हैं तभी से हम लोग उनको समझ सकें। इश्यूज़ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, बहुत इंटरैक्टिव वे में लिखी जाती हैं, इसलिए हम सबसे पहले एनसीईआरटीज़ से शुरू करेंगे। और एनसीईआरटीज़ यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही किताबें हैं जो लगभग सारे इंडिया के पास, इंडिया के बच्चों के पास पैन इंडिया प्रेजेंस है इन किताबों की। तो हम अब कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें? आपको जौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, व्हाटएवर, आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं, आपको साइंस अच्छी लगती है आप साइंस से कर सकते हैं, ज्योग्राफी अच्छी लगती है ज्योग्राफी से कर सकते हैं। 6 to 12th, कुछ सब्जेक्ट्स में 6 to 10th, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इस पे हम कभी और दोबारा से चर्चा करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स पे किन किन किताबों को हमें देखना चाहिए, पर एनसीईआरटीज़ जनरली सारी ही हमें पढ़नी चाहिए, जो भी 10th तक की हमारी एनसीईआरटीज़ हैं। सो 6 से आप शुरुआत करें, एक सब्जेक्ट की 6 to 10th या 12th तक की आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी रहते हैं।
तथास्तु की ऐप पर भी बहुत सारे ऐसे PYQs हैं जो NCERT बेस्ड है, तो आप वहाँ से जाके उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन सी कि किस तरीके से हमारी, क्या आपने जो NCERT पढ़ी उससे आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं तो हम उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनता है। तो इसीलिए आप पहले क्वेश्चंस करके देखिए, फिर दोबारा आइए, दोबारा से एक बार पढ़ के देखिए कि क्या उन पॉइंट्स के ऊपर मेरा फोकस था, नहीं था तो दोबारा पढ़िए। और एक बार जब आप NCERTs पढ़ लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं पढ़ लेता हूँ या लेती हूँ, उसके बाद मैं MCQ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड बुक्स। देयर आर डिफरेंट वेज। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मुझे अपने शेड्यूल को मैनेज करने के लिए टीचर्स, मेंटर्स की ज़रूरत है, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लासेस मिलती हैं, प्रॉपर टीचर्स मिलते हैं, तो आपका शेड्यूल स्ट्रीमलाइन हो जाता है, आपका एक डिसिप्लिन आ जाता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारा काम आउटसोर्स कर दिया। समझाने का, पढ़ाने का, डाउट क्लियरेंस का, मेंटरिंग का, शेड्यूल बनाने का, ये सब काम आपने आउटसोर्स कर दिया बस। लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, आपको ही क्लासेस अटेंड करके अपने नोट्स बना के MCQs करने होंगे। सो यू शुड बी हैविंग दैट डिसिप्लिन इन योर माइंड दैट इफ आई हैव टू डू इट देन आई मस्ट फॉलो द रिगर, द प्रोसेस ऑफ इट। तो उसकी प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली एक एक छोटा छोटा टॉपिक उठा के उसे ख़त्म करना और टाइमली ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार प्रिपरेशन का जो लेवल है या टाइम है वो खिंचता चला जाता है रबड़ की तरह। पहले 2 दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, फिर 1 दिन अच्छी पढ़ाई हो गई, फिर आप दोबारा से ट्रैक से साइड हो गए, और फिर तो इससे क्या होता है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन सालों साल तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मेजर टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए मेंटेन योर डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड बुक्स, एंड स्लोली एंड स्टेडली जैसे ही आपके पास थोड़ा थोड़ा कंटेंट आने लगी, आप आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इन सब पे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। धीरे धीरे लिखिए, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स को दिखाइए कि कहाँ कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा वैसे वैसे आपकी मेंस की भी तैयारी होती जाएगी। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। एक बार आपको आंसर राइटिंग आ गई, उसके बाद तो जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी चीज़ का आपके पास कंटेंट है आप उसे लिख सकते हैं। जब मैं तथास्तु पे आंसर राइटिंग की क्लासेस लेती हूँ, सो वी मेक श्योर दैट वी डू लाइव आंसर राइटिंग। व्हाट इज लाइव आंसर राइटिंग? सामने बैठ के लिखना, क्योंकि जब हम घर पे आराम से लेजर में बैठ के लिखते हैं वो बहुत अलग होता है। पता चलता है कि एक आंसर में आधा घंटा लग गया, लेकिन असलियत में 10 नंबर के आंसर के लिए यूपीएससी में कितना टाइम मिलता है? लगभग 6.8 to 7 minutes. This means it is not just about content, it is also about speed, it is also about structure, it is also about articulation. और इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे करके अपनी आंसर राइटिंग के अंदर इंक्लूड करना है। और जब आप में इतना डिसिप्लिन, इतना फोकस आ जाता है, तो कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके, देन वी शुड गो फॉर द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता। आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के साथ साथ अगर आप बस कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते रहते हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ ही होती चली जाती है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ बिगिनिंग, एंड we will make some video for further elaboration. I hope when you start with a firm mind and a dedicated heart. जब भी आप तैयारी शुरू करें, एक पर्टिकुलर दिन, समय निश्चित करके शुरुआत करें कि आज से मैं इसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसको एक ऐसा ना बनाएं कि आप तैयारी कर भी रहे हैं और कर नहीं भी रहे। No half-hearted efforts. Your efforts should be complete. Whenever you decide with complete integrity.
और ये याद रखिए, जिस भी गोल के प्रति हम ऑनेस्ट नहीं हैं, फुली डेडिकेटेड नहीं हैं, वो कभी नहीं मिलता। और अक्सर जिस भी गोल के लिए हम बहुत डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, वो अक्सर मिल जाया करता है। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज वेदर यू रियली वांट टू डू इट और यू जस्ट वांट टू से इट। सिर्फ कहने से काम नहीं बनता, करना पड़ता है। पुरानी कहावत है जिस पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। यानी कि अगर आपको कुछ चाहिए, then you will have to work on it yourself. You will have to dedicate yourself, and whatever sacrifices are required, you make it, you do it. So happy preparation and dedicated preparation. Thank you.